आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा पार्ट था, मैं बता देता हूं, थोड़ा समझ भी लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कल क्या पढ़ रहे थे उसका थोड़ा सा व्यू देखेंगे, उसको खत्म करके, और गति के नियम पे आज की क्लास रखेंगे। शुरू करें, चलिए। तो एक बार देख लेते हैं प्रोजेक्ट कल क्या हमने देखा था। प्रक्षेप्य गति इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हमने कहा था कि यह गति एक ही साथ में उदग्र और क्षैतिज दोनों तरह की दूरी तय करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि मिसाइल को छोड़ना, भाले को फेंकना, या क्रिकेट में बल्लेबाज के बल्ले से गेंद जब छक्का जाता है, लगता है दूर ऊंचाई से, तो उसमें उदग्र भी दूरी तय की जाती है और क्षैतिज भी दूरी तय की जाती है। जैसे मैंने कहा था कि कोई एक वस्तु है जिसे आप u वेग से फेंकते हैं, u वेग से थ्रो किया आपने, तो वो किस तरह से दूरी तय करेगा? इस तरह से दूरी तय करेगा। तो हमने कहा था कि इसकी जो दूरी है ये तो फिक्स रहेगी, क्योंकि एंगल ही डिसाइड कर देता है कि कितना दूर जाएगा, राइट? तो हमने ये बात आपको, ये कुछ ऐसा आकृति से चलेगा, और हम नीचे के लिए बताए थे कि जितना दूरी तय करेगा ये जाने में, इसको हमने क्या कहा था? रेंज कहा था। किसी एक थीटा पे, किसी एक कोण पे हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को फेंकते हैं। फेंकने को हिंदी में प्रक्षेप बोला जाता है, साइंस की भाषा में। अंग्रेजी में प्रोजेक्ट बोला जाता है, प्रोजेक्ट करना। ये तो हमने ये भी कहा था कि ये दो इसमें चेंज होगा। एक्सिस में एक होगा वाई एक्सिस और दूसरा होगा एक्स एक्सिस। तो हम किसी वस्तु को थीटा एंगल पे या थीटा कोण पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये दोनों एक्सिस में बंट जाता है। इसका इस पे होगा u cos थीटा, कल मैंने बताया था, और इसका जो कंपोनेंट होगा या फैक्टर होगा या इसका घटक एक्स एक्सिस पे क्या होगा? u sin थीटा होगा। ये होता है ऐसा, मैं इसे लिखवा भी दूंगा। और जब ये उड़ते हुए ये दूरी जब तय करता है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बोलते हैं, जितना टाइम लगता है, ये उड़कर ही तो जा रहा है, उड़कर जा रहा है ना। कोई चीज फेंकेंगे आप, एरोप्लेन जब उड़ती है और कुछ देर तक रहती है तो ये वाला सेम हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो, लेकिन ये वाला दूरी तय करता है। तो एक वो तो लंबा चीज हो गया ना, लेकिन आप छोटा एग्जांपल के तौर पे देखिएगा। क्या क्या मैंने बोला था? बल्ले से गेंद का जाना या भाला का फेंकना। फिर मैंने बोला था मिसाइल वाला, मिसाइल का छूटना या बंदूक का छूटना। अगर बंदूक से गोली चलाओगे तो भी कुछ ऐसा ही होगा। बंदर वाला एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर बंदूक छोड़ोगे, बंदर को निशाना साध रहे हो, बंदर पेड़ पे है और कुछ दूरी से आप बंदर को गोली मारेंगे और बंदूक छूटते ही बंदर पेड़ से कूद जाता है, तो संभावना पूरी रहती है कि बंदर को गोली लग जाएगी। अगर वो नहीं कूदता और किसी ठीक ठाक दूरी से बंदूक चलाया गया है तो फिर नहीं लगेगा। लेकिन बंदर गोली छूटते समय कूद गया तो लग जाएगा, क्योंकि गोली चलेगी तो ऐसे, बट एक टाइम के बाद वो नीचे आती है। ठीक है, प्रोजेक्ट होगी तो तेज होगी ना रफ्तार, तो थोड़ी देर तक सीधा, लेकिन बाद में वो नीचे गिरेगा। इसीलिए मिसाइल जब छोड़ा जाता है प्लेन से तो टारगेट कहीं होता है, छोड़ा कहीं जाता है। जैसे यहां विध्वंस
करना है और किसी गति से जा रही है, तो उसे मालूम है कि कहां छोड़ेंगे तो जाके लगेगा। तो एग्जैक्ट इस लोकेशन पे आके बंदूक ऊपर से छोड़ेगा तो लगेगा नहीं, थोड़ा पहले ही छोड़ेगा तब जाके नीचे लगता है। तो ये एक उनका एंगल होता है, एंगल फिक्स होता है। आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? क्या नहीं समझ पाया आप? हाँ तो वही है प्रक्षेप्य गति, एंगल बनाएंगे कुछ ना कुछ। ऊपर से चलती हुई हेलीकॉप्टर हो या चलता हुआ प्लेन हो, नीचे का कुछ भी शूट करना है तो भाई जहां यहां समान है और यहां प्लेन लाके बम गिराओगे तो यहां गिरेगा, पता चलेगा कि। ठीक है, आपने उड़ी फिल्म देखा होगा, उसमें पूरा पूरा दिमाग इसी पे लगाया जा रहा है कि कहां हम रहेंगे और कहां शूट आउट करना है, तो एंगल डिसाइड होता है। जब नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं तो हाथ का एंगल तय किया जाता है कि दूरी किस में जाएगी, तो वो हम बताएंगे अभी। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रक्षेप्य गति, अगर आपसे क्या पूछा जाए प्रक्षेप्य गति, तो आप कहिएगा कि एक ही समय में क्षैतिज हॉरिजेंटल और वर्टिकल दूरी जब तय हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। तो यही कहानी है। वो कोई व्यक्ति ट्रक पे बैठ गया, इस तरह से जैसे ट्रक पे बैठ गया, पीछे डल्ला, ये जा रहा है ट्रक ऐसे, और ये उसका पीछे का जो एरिया जहां सामान, जैसे मान लीजिए गिट्टी लदा हुआ है, डाला, यहां पे एक आदमी बैठ गया और गिट्टी को फेंक रहा है, तो वैसे ही तो जाएगा गिट्टी। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है। सारा खेल गुरुत्वाकर्षण का ही है, तभी तो हो रहा है। अभी दिखाऊंगा इस पे। चलिए, तो जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको क्या बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक को? रेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं? परास। चलिए, अब ये इसमें देखेंगे आप, इस वाले में कि हमने बोला था कि ये जो u cos थीटा है ये समान रहता है, नहीं बदलता है, ये बदलता है। पहले घटेगा। अच्छा, मैं बता दूं कि पहले घटेगा कैसे और बाद में शून्य कैसे होगा। यहां आके ये शून्य हो जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पे आएगा ना तो शून्य हो जाएगा। आप कहिएगा कि कैसे शून्य हो रहा है सर? तो इस जगह पे आने के बाद ऊपर जाने की इसकी टेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो रही है, मतलब ये वाला एक्सिस जीरो हो गया, साइन जीरो हो जाएगा। ऊपर जाने की टेंडेंसी ही नहीं होती है ना, क्योंकि इससे पहले तो ये क्या है? इससे पहले ये टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ान का काल। क्या है टाइम ऑफ एसेंट का मतलब? चढ़ान का काल है ये। और इसके बाद क्या है? ये डिसेंट। ये यहां से, तो यहां से यहां तक घटेगा, शून्य होगा और फिर यहां से बढ़ेगा। क्योंकि फिर बढ़ेगा क्यों? क्योंकि एंगल का ज्यादा तो साइन ज्यादा, साइन का एंगल ज्यादा तो उसकी वैल्यू ज्यादा। यहां इसलिए जीरो होगा साइन थीटा, ये साइन वाला इसलिए जीरो होगा क्योंकि ऊपर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। यहां पे आखिरी बिंदु है, इससे ऊपर जाने की उसकी टेंडेंसी नहीं रहती है। अब देखिए, इसमें लगातार एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन। इसको u वेग से फेंके तो मान लीजिए कि ये वस्तु यहां आया एक टाइम पे, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस साइड पे। तो नीचे एक बल लग रहा है, g लग रहा है, और ये इस तरह से आकृति बनेगी। फिर अगर यहां आएगा इस पॉइंट पे, तो इस पे सिर्फ ये वाला रह जाएगा, ये वाला तो शून्य हो जाएगा, ऊपर जाने की इसकी टेंडेंसी खत्म हो जाती है, तो वहां शून्य हो जाएगा। कौन सा? u साइन थीटा। यहां मैं लिख देता हूं u साइन थीटा, u साइन थीटा जीरो। कहां पे? यहां पे, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे, याद रहिएगा, मैं लिखवा भी दूंगा। फिर इसके बाद ये अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? नीचे g तो लगेगा ही, और अब इसका उत्तरायण काल है, तो जो साइन थीटा, जो x होगा, जो ये u साइन थीटा है, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
नेगेटिव। आपके परीक्षा में इतना वो नहीं पूछेगा, जो पूछेगा अब मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को कि क्या क्या होता है? जो ये उड़ के जा रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना कवर किया उसको परास, और ये जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? एच मैक्स। क्या बोलते हैं? एच मैक्स। इसको बोलते हैं महत्तम दूरी। क्या बोलते हैं? महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, ठीक है। और ये थीटा है। तो मैं भाषा लिखूं, जो आपके परीक्षा में आता है वो पॉइंट लिखवा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है परीक्षा में, वो ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है, उसको बोलते हैं परवलयाकार। ये कौन सी आकृति बनाता है? हां, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य गति का पथ किस आकृति में होता है। तो आप लिखिएगा प्रक्षेप्य गति परवलयाकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक। आकृति में होती है, पैराबोलिक, परवलयाकार। अब देखिए, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, शायद देखने में दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। तो जो बात हमने चित्र में लिखा था वो बात मैं लिखवा देता हूं। यहां लिखिएगा, किसी वस्तु को u वेग से, किससे? u वेग से फेंकने पर, किसी वस्तु को u वेग से फेंकने पर उसका एक्स एक्सिस दो घटक, घटक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट। लिखवा दिया था ये? अच्छा, ये लिखवा दिया था लाइन। दो घटक होंगे, एक होगा u cos थीटा और दूसरा क्या होगा? u sin थीटा। से लिखवा दिया था ये u sin थीटा। इसमें u cos थीटा हमेशा क्या रहेगा? समान। और ये क्या रहेगा? पहले घटेगा, फिर शून्य, और फिर अंत में बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, इसमें गुरुत्वाकर्षण पहले धनात्मक, मतलब चढ़ान के टाइम पे क्या होगा? धनात्मक, और उतरते समय, सॉरी, पहले ऋणात्मक और बाद में, पहले ऋणात्मक और उत्तरायण काल में क्या होगा? धनात्मक। मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। समझ रहे हैं कैसे? जब फेंकेंगे तो ऊपर जा रहा है, जिस टाइम पे क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण नीचे। और जब हाफ टाइम के बाद वो नीचे आ रहा है तो, अब नीचे ही आ रहा है तो साथ में ही होगा ना, डायरेक्शन तो सेम हो जाएगा। cos थीटा सब में समान रहेगा। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं प्रक्षेप्य गति का? महिलाएं बताइए, समझ में आ रहा है सबको? पक्का? आपको समझ में आ रहा? पहली क्लास है आपकी? अच्छा, दूसरी क्लास है। क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपके परीक्षा में,
आपके परीक्षा का सिलेबस है, मतलब 6 टू लेके 10 तक का जो भी सिलेबस है उसमें है, और ये एनसीईआरटी अगर आप किताब पढ़ेंगी तो उसमें मिलेगा। फिजिक्स में से कितने आता है? 4 5, कभी कभी 3। साइंस में मिला के क्वेश्चन रहते हैं तकरीबन 10 12, जिसमें बायोलॉजी भी आ जाता है, 12 मान लीजिए। हाँ, केमिस्ट्री में 2 रहता, कम केमिस्ट्री में रहता है, ज्यादा बायोलॉजी और फिजिक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर फिजिक्स है, 3 4 3 4, कोई नहीं जानता, 5 भी दे सकता है। उसने मेंशन नहीं किया है कि हमने, हाँ, लेकिन अभी जो देखा गया है उसमें यह देखा गया है कि 12 क्वेश्चन अगर एवरेज आ रहा है, उसमें से ये मान के चलिए अगर 6 बायोलॉजी से है तो 4 फिजिक्स से है, 2 केमिस्ट्री से है। आप समझ गए रेशियो कैसे पूछा जा रहा है? इसी तरह से। और मैंने जो शुरू में दिखाया था वो आप ही लोगों के पेपर से उठाए हुए प्रश्न थे। और रही बात आपको ये जानना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर किसी से देखिए, मिल जाएगा, और उसमें देख लीजिए साइंस का कितना पार्ट है। तो उसमें से मुश्किल, मैंने जितने भी एनालिसिस किए पेपर आपका, उसमें से 9 8 12 के तकरीबन एवरेज अगर निकालेंगे तो मिलेगा। उसमें से फिजिक्स और बायोलॉजी का ठीक ठीक रेशियो रहता है, केमिस्ट्री का थोड़ा कम रहता है। कम दे दिया होगा ये अलग बात है, जरूरी नहीं है। ये मान के चलना है कि आपको 12 नंबर, 10 से 12 नंबर का काम करना है तो साइंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? हाँ हाँ, ये स्मॉल वेलोसिटी, मैंने क्या कहा, इनिशियल वेग माना है किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है ये। अब देखिए क्या क्या था, मुझे बताइए, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये थीटा क्या है तो बता सकते हैं? प्रोजेक्टेड एंगल। अच्छा, अब एच बताइए। मैक्स, महत्तम ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं? एच मैक्स। टी क्या है? उड़ान काल। और क्या था? अच्छा, इसको बोलते हैं चढ़ान और उतरान। एक बार चढ़ेगा और एक बार उतरेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट। इसके बाद आर, इसको बोलते हैं परास, अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। इसके बाद क्या था? वो दोनों कंपोनेंट थे, दोनों फैक्टर थे, यू कॉस थीटा और साइन थीटा। जी, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इसमें से 3 चीज आपको याद रखना है, एक टाइम, दूसरा एच मैक्स, ठीक है, और रेंज। तो मैं लिखवाता हूं तीनों को, आगे बढ़े, लिख लीजिए। इसमें से 3 का सूत्र पूछ सकता है या उससे थोड़ा बहुत इधर उधर करके आपसे सवाल पूछ सकता है। इसके बाद हम तुरंत पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, तो शुरू शुरू में जब आप आते होंगे मॉर्निंग में, तब दिमाग तो ठीक रहता होगा, ज्यादा चीजें गेन करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, धरती जो बल लगाती है उसको जी बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, और वो हमेशा समान रहता है। आगे बढ़े। अब देखिए, हम सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकलेगा। कैसे निकलेगा ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्मूला देखिए। टी छोड़िए, पहले रेंज देखिए। रेंज, आर क्या होता है? परास। ठीक है, ये वाला कितना दूरी तय करता है? ठीक है, तो आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला होता है। अब आपके परीक्षा में ये पूछने की संभावना है या पूछा जा सकता है कि बताइए, पूछा गया है तमाम एग्जामों में कि किसी वस्तु को किस कोण से फेंकेंगे
कि सबसे महत्तम दूरी पर जाके गिरेगी। तो किस कोण से फेंकेंगे? नीरज चोपड़ा को फेंकना होता है तो वो एंगल बनाते हैं, तो 45 डिग्री कोशिश करते हैं कि बने। तो आर मैक्स, क्या आर मैक्स यानी कि रेंज सबसे ज्यादा दूर, किसी चीज को फेंकेंगे ज्यादा दूर पर, या राइफल से गोली चलाएंगे तो ज्यादा दूरी पे जाके गिरेगा, ये किस एंगल पे सेट करके फेंकेंगे? या गोली मारने वाले या तोफ चलाने वाले किस एंगल से रखते हैं कि ज्यादा दूरी पे जाके गोला गिरता है? तो वो होता है 45 डिग्री। कितना होता है आर मैक्स में? जब आर मैक्स निकालना हो, आर मैक्स निकालना हो तब थीटा कितना, एंगल कितना, 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री रखेंगे तो आर क्या होगा? आर मैक्स, आर मैक्स के लिए आर मैक्स में लिख रहा हूं तो समझ पे आ रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा परास, सबसे ज्यादा रेंज कहां चेंज कर, किस एंगल पे करेगा? तो 45 डिग्री। और ये याद भी रहना चाहिए आपको जुबान पे। आर मैक्स यहां पुट कर देंगे थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 90 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। इसके बाद जी, यहां देखिए यू स्क्वायर और जी बचेगा सिर्फ, क्योंकि 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। यानी कि अगर आपसे पूछे कि आर मैक्स कितना होगा तो आप यू स्क्वायर बाई जी लगा के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर 2 लाइन का अगर सवाल भी पूछ दे, जैसे पिछले किसी परीक्षा में आई बराबर 2R करके करेंट वाला पूछा था, आप ही के टीआरई 2 में पूछा था, वो टीआरई 3 में पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है, वो पेपर आपके पास होगा। तो उसी तरह से अगर प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान लगाना है कि अच्छा मैक्सिमम कह रहा है, मतलब 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा, और 45 डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर बाई जी। इसके अलावा अगर थीटा कुछ भी कर दे, 30 कर दे, तो भी तो निकाल सकते हैं आप, ठीक है? तो 60 की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या इतना समझ में आया? आगे बढ़े। ये जो चीजें आपके सामने दी जा रही हैं ये बहुत पॉइनियर है। आप इसको बस आप जैसे बता रहे हैं पढ़ते चलिए, पता चलेगा 1 सप्ताह बाद आपका फिजिक्स खत्म हो रहा है और आपको एक अच्छा नॉलेज। अच्छा, मेरी क्लास की खासियत यह है कि इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न छोटे बड़े एग्जामों में मैं देता हूं, जैसे हमने पिछले 2-3 क्लासों में किया है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न अगर इससे होगा तो वो भी आएगा, नहीं होगा वो भी आएगा। भारत के अन्य राज्यों में पूछे गए छोटे बड़े तमाम एग्जाम के पूछे गए इस टॉपिक से प्रश्न भी हम लाएंगे आपके सामने, ठीक है? और तुरंत इसके खत्म होने के बाद ये आगे बढ़े। अब देखिए, अब क्या था हमारा? एच मैक्स, महत्तम ऊंचाई सबसे आखिरी बिंदु पर क्या था जी? तो ये होता है एच मैक्स जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एच मैक्स क्या होता है? एच मैक्स क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? टी का क्या होता है? टी तो लिखवा दिए, नहीं लिखवाए? टी का होता है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा, टी में एक आपने देखा होगा ये वाला, ये देखिए, एक टी है जो आधा दूरी तय करता है और एक टी है जो उतरान काल का करता है। इसका मतलब है स्मॉल टी जो है कैपिटल टी का आधा होगा। अरे इतना वाला टी, छोटा वाला, पूरा जो टी होगा उसका आधा होगा, ये भी आधा होगा, यही होगा ना? अब आइए, यहां तक थे। तो यहां के बाद आप लिखिए ये टी क्या होगा? कैपिटल टी का आधा होगा। ये कौन सा टी है? हाँ, टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट, उतरान या चढ़ान का काल। तो टी की वैल्यू पुट करिए यहां पे। टी का मान क्या है? 2u
साइन थीटा बाई जी, तो 2 तो पहले से है तो 2g हो जाएगा, 2 कैंसिल, क्या मिलेगा t बराबर u साइन थीटा बाई जी। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न आएगा आपको, अगर इस तरह से कोई संबंध बना के पूछ दे कुछ भी, तो आपके दिमाग में यह बात रहनी चाहिए कि जो छोटा टी उतरान या चढ़ान का टाइम होता है u साइन थीटा बाई जी होता है। कोई दिक्कत क्या इसमें, किसी को दिक्कत? अब हम एक बार समराइज कर देते हैं पूरे चैप्टर को आपके शुरू से, 2 मिनट में सुन लीजिए। हमने शुरू किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना। जब आप किसी चीज को फेंकेंगे तो वो 2 दूरी तय करेगा, एक करेगा उदग्र वर्टिकल और एक करेगा हॉरिजॉन्टल जिसको क्षैतिज कहते हैं। इन तमाम क्रियाकलापों में आपके पास 3 चीजें मुख्यतः मिलेंगी। एक कि वो कितना दूरी तय करता है, दूसरा वो मैक्सिमम हाइट पे कब जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, और इस पूरे दौरान ये जो टाइम लगेगा उड़ते हुए उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है। फिर एक बार वो चढ़ेगा जब उसको हाईएस्ट पॉइंट पे जाना होगा, और दूसरे बार जब वो उतरेगा जब उसको लोएस्ट पॉइंट पे आना होगा। यही चीजें मिलेंगी, किसी ना किसी कोण से ही फेंकना पड़ेगा, ठीक है। यही पूरे इस प्रोसेस में प्रक्षेप्य गति में हमने पढ़ना होता है। इसका जो पाथ होता है, जो आकृति तय करता है वस्तु प्रक्षेप्य गति में, वो परवलयाकार होता है। इस आकृति को परवलयाकार कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रक्षेप्य गति में गुरुत्वाकर्षण धनात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है या नहीं होता है, तो आपको तो समझ में आ गया कि आधे टाइम के बाद धनात्मक होगा क्योंकि ये भी नीचे लगेगा। लेकिन जो पहला आधा है उसमें क्या लगेगा? अपोजिट, क्योंकि जाना चाहेगा आपका वस्तु ऊपर और ये खींचेगा नीचे। जाना चाहेगा ऊपर लेकिन ये खींचेगा नीचे। कौन खींचेगा? धरती, गुरुत्वाकर्षण। यही है पूरा, और हमने बता ही दिया एच मैक्स का क्या होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से आया? तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जो हमने अभी स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था, स्पीड एंड वेलोसिटी का जो चैप्टर चल रहा था। यही है, हो गया? कोई दिक्कत? अब हम शुरू करते हैं गति के नियम। इसको ठीक से समझिएगा, गति के नियम। तो प्रक्षेप्य गति समझ में आया? नहीं आ गया ना सबको? इतने गुप्त तरह से क्यों बैठते हैं आप लोग यार? मतलब बोलते हैं तो बोलिए कि हाँ मतलब है सर। हाँ, मतलब ये है कि कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आराम की मुद्रा में चले जाते हैं आप लोग। आराम का रास्ता अपनाना नहीं चाहिए कभी भी। जैसे आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि दिक्कत है, रास्ते में कठिनाइयां नहीं आ रही हैं, और जहां भीड़ जा रहा है वहीं जाएं, यह भी दिक्कत है। ठीक है, एक शेर है कि जहां सभी जाते हैं, जहां सभी जाते हैं उधर जाना अच्छा नहीं लगता, जिधर सभी जाते हैं उधर जाना अच्छा नहीं लगता, आसान रास्ते पे सफर करना अच्छा नहीं लगता। जहां सभी जाते हैं, जिधर सभी जाते हैं उधर जाना अच्छा नहीं लगता, आसान रास्तों पर सफर करना अच्छा नहीं लगता। फिर कहते हैं कि ये मैं अपने किसी भी गलत बात पे चुप रहना, खामोशी से सुनना, इसके बहुत फायदे हैं, मगर गलत बात को खामोशी से सुनना इसके बहुत फायदे हैं, मगर इसके बहुत फायदे हैं मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया? अच्छा, मतलब मैंने कहा कि भाई आपको एक तो
ये कहा गया कि भीड़ के पीछे नहीं भागना। जो भी समाचार, जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, नाप तोल के चलना है। जिधर जिधर दुनिया जाती है, जिधर भीड़ जाता है, उधर हमें जाना अच्छा नहीं लगता। आसान रास्ता है तो भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इतना आसान कैसे है, कोई तो उस पे भी चलना अच्छा नहीं लगता। फिर लाइन आती है कि गलत बात को खामोशी से सुनना, यह भी गलत है, मतलब आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। गलत बात को खामोशी से सुनना, हाम ही भरना, इसके बहुत फायदे हो सकते हैं, बट ये गलत है, तो ये गलत है। फिर कहता है कि शायर कवि कहते हैं कि ये जो दुश्मन है, कोई भी दुश्मन हो तो दुश्मन भी मतलब खानदानी होनी चाहिए, ऐसा किस्म का कि अगर मैं दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रखता हूं, किसी का भी हो सर कदमों में, सर अच्छा नहीं लगता। रात का नहीं है, जावेद अख्तर का है। और राहत की बात सुननी है तो फिर सुनाएंगे कभी। चलिए देखिए, अरे ये क्या हो गया ये, चलिए सबसे पहला हम जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, गति के नियम में, ये क्या हम पढ़ेंगे? सबसे पहले गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। तो हम न्यूटन के गति का नियम ही पढ़ेंगे। तो गति का नियम बोलूं या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोलूं, आप एक ही बात समझिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले सीखना है जड़त्व। क्या सीखना है? इसमें जड़त्व देखेंगे। क्या है जड़त्व? गति जैसे ही, अच्छा गति का परिभाषा मैंने बता दिया था। अगर आपको सीखना है गति, तो आप गति को एक लाइन में ऐसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी भी वस्तु को आप गति में तभी बता सकते हैं जब आपका आधार या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हां, वो अलग हो और आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो। एक जगह बैठकर किसी को आप ये कह नहीं सकते कि वो भी गति में है या मैं भी। जैसे एक ट्रेन पे मैं और आप सब सफर कर रहे हैं, तो मैं और आप भले ही गति में होंगे, बट साइंस के लैंग्वेज में आपके नजर में ना मैं गति में हूं, ना मेरे नजर में आप गति में हैं। मैं और आप, हम दोनों जब एक ही ट्रेन में सवार हैं, तो हम दोनों को कोई ऑब्जर्वर तय करके बताएगा, देखने वाला बताएगा कि हम सब गति में हैं, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा, तब वो उसके नजर में हम गति में होंगे। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कि पृथ्वी गति में है, किंतु हम किसी को पता नहीं चलता कि पृथ्वी गति में है, क्योंकि हम सबका आधार पृथ्वी एक ही है। जब हम पृथ्वी को छोड़ के आसमान में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तब हमको लगेगा कि पृथ्वी घूम रही है। आप गति समझ गए क्या होता है? ठीक है। तो जड़त्व देखेंगे, इंग्लिश में इसको इनर्शिया बोलते हैं। इसको थोड़ा सा समझते चलिएगा, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न लेके आएंगे आपके सामने। जड़त्व, इनर्शिया क्या अलग है? तो अभी हम तो जड़त्व बता रहे हैं, टॉपिक बताएंगे जड़त्व से कैसे गति संबंधित है। तो जड़त्व क्या है? गति का विरोध, गति या विराम का विरोध। कोई भी वस्तु स्थिर है, विरोध, मैंने दोनों बात लिखा, गति हो या विराम अवस्था में हो। यहां कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ अगर वो स्थिर है तो स्थिरता के जड़ में रहेगा। मैं स्थिर रहना चाहता हूं भाई, हमारी प्रकृति यही है। जड़, जड़त्व का मतलब क्या है? जड़ आदमी है, रुक गया तो बोलेगा रुका ही रहूंगा, चल रहा है तो वो चाहेगा कि हम चलते रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जड़ का मतलब, इनर्शिया का मतलब ये है। तो अगर कोई चीज गति में है तो वो, उसकी प्रकृति बन जाएगी कि वो गति में रहे। विरामावस्था में है तो वो सोचेगा कि विरामावस्था में। तो ये दोनों का क्या करता है? जिस स्थिति में रहे उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। यही है इनर्शिया। क्या है? कोई भी वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो इतनी बात समझ गए जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है। इनर्शिया दो तरह से होता है, एक गति का इनर्शिया और एक विराम का इनर्शिया। ये जब तक अपने स्थिति में बना रहेगा जब तक कोई बाहरी बल न लगे इस पे।
ये अपने प्रकृति में जब तक स्थिर रहेगा, जड़ रहेगा, बना रहेगा, जब तक कोई बाहरी बल इसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो अगर आपको इसको लिखना है तो मैं बोल दूं या लिख दूं? बोल देता हूं, लिख लीजिए। जब कोई, हाँ अच्छा, बाइलिंगुअल, ठीक है, जो टर्म होगा मैं इंग्लिश में बोल दूंगा और बाइलिंगुअल, चले बाइलिंगुअल ही बोल देता हूं। लिखिए, अच्छा पहले हिंदी बोल देता हूं, इसमें टाइम लगेगा, मैं दोनों लैंग्वेज इस पे लिख सकता हूं। जैसे एक एक टर्म, जो टर्म आपको समझना है वो टर्म इंग्लिश में लिख दूंगा। हाँ लिखिए, जड़त्व, जब कोई वस्तु गति में है तो वह गति का विरोध करता, गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। इंग्लिश वाले, इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टैटिक पोजीशन, मतलब कोई वस्तु अगर स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ चाहेगा, और मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। बस यही अर्थ है। गति विराम का विरोध करता है। इनर्सिया समझ गए? इनर्सिया दो तरह से हो सकता है, एक होता है गति का इनर्सिया, गति का जड़त्व, और एक होता है विराम का। तो अंतर कुछ नहीं है। अगर वो गति का जड़त्व है मतलब वो वस्तु किस में रहना चाहेगा? और अगर वो विराम है तो वो स्टैटिक। चाहेगा, उसको जड़त्व का विराम जड़त्व, विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जैसे आप टेम्पू में बैठे, ऑटो में, ऑटो आपको स्ट्रेट ले जा रहा है, अचानक उसने घुमा दिया, तो आप जा रहे थे गति में सीधा, लेकिन स्टीयरिंग करके आपको जबरदस्ती घुमा दिया, मतलब बाहरी फोर्स लगा, तब ये अपना रूप दिखाएगा। कैसे? जा रहा था स्टेट में, तो आपका बॉडी तो स्टेट में जाना चाहेगा ना। ये टेम्पू से बैठ गए आप, ये जा रहा है तब तक से स्टेट, और यहां से अचानक ऐसे घूमना है, तो आपका बॉडी और ये गति दोनों स्टेट में जाना चाहेगा, लेकिन टेम्पुआ मुड़ा दिया इधर, तो आप चले जाएंगे इधर, क्योंकि जाना चाहेगा उधर है। तबे ना बैलेंस करते हैं, अरे रुको रे भाई, बैलेंस करे शरीर को, करते नहीं करते। यही है इनर्सिया, यही है जड़त्व। समझ में आई बात? तो जड़त्व का मतलब गति में है तो गति में रहना चाहेगा। अब आप रुके हैं ऐसे, सुनिए सुनिए कैसे होता है, आप एक्सपीरियंस करिए। ऐसे रुके तब तक बस बढ़ गई, तो जैसे ही बस बढ़ेगी आप पीछे पड़े आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आप स्थिर थे, सरफेस अचानक गति में आ गया, तो आपका पांव सरफेस पे था और सरफेस गति में आ गया, और आप थे स्थिर। आप चाह रहे थे कि हम स्थिर रहें, जब तक सरफेस में खींच लिया आगे से, तो आप क्या हो जाएंगे? नहीं गिरेंगे? गिर जाएंगे ना भाई। तो यही है विराम का अवस्था और यही है जड़त्व का। अगर आपसे एक लाइन में जो पहला लाइन लिखा था वही है परीक्षा में पूछने वाला। जड़त्व किसका विरोध करता है? गति का भी और विराम का भी। और सिर्फ केवल गति का ऑप्शन में आए तो आप काट दीजिएगा। केवल गति का, केवल विराम का नहीं होगा, दोनों का होगा। विराम का भी करता है, गति का भी करता है। यही प्रश्न आपके परीक्षा में बने। आप इतनी बात समझ गए जड़त्व का? इस जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया था इस नियम को?
गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था सबसे पहले। अब इसी जड़त्व के नियम को आधार बनाकर न्यूटन साहब ने अपना पहला नियम दिया और सेम चीज बोला वो, उन्होंने भी नाम लिख दिया क्योंकि थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। ठीक है, एक चीज ऐड किया उसमें, बोला कि बाहरी बल जब तक न लगे जब तक ये डिस्टर्ब नहीं होगा, बस इतना बोल गए और पूरा कहानी यही चेप दिया। इसलिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ें। अब आप लिखेंगे न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसके कितने नियम है भाई? न्यूटन ने 3 नियम दिए। कितने हैं? तो ये बताने की जरूरत है? गति के 3 नियम। फर्स्ट, लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड, लॉ ऑफ मोशन। थर्ड, लॉ ऑफ मोशन। जब मैं लाइन खींच रहा हूं इसका मतलब है कि लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, गति के नियम, दूसरा पॉइंट में गति के नियम। एक बुक था न्यूटन साहब का, प्रिंसिपिया, उसमें प्रकाशित हुआ। गति का नियम किस बुक में प्रकाशित हुआ? अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, किस किताब में या किस पुस्तक में? प्रकाशित हुआ, तो प्रिंसिपिया में लिखा है इन्होंने, प्रिंसिपिया। इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, प्रिंसिपिया। गति के नियम के किताब है न्यूटन साहब का प्रिंसिपिया। इसी में उन्होंने किसका वर्णन किया? गति के नियम का वर्णन किया। कब किया भाई? 1687 में प्रकाशित हुआ प्रथम बार प्रकाशित। 1687 में प्रकाशित हुआ। कौन सा? गति का नियम। तो गति के नियम किस किताब में प्रकाशित हुआ? प्रिंसिपिया में। और 1687 में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये इससे जुड़े फैक्ट थे। तो न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध है तो न्यूटन साहब ही लिखेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम शुरू करें? नहीं? चलिए, अच्छा लिखवो नहीं किए? देख, लिखिए। आज सुबह सुबह जब मैं आया तो रामधारी सिंह दिनकर की बात चल रही थी। कौन थे रामधारी सिंह दिनकर? राष्ट्र कवि। कभी पढ़ा है उनको? हैं? रामधारी सिंह दिनकर देश के सबसे बेहतरीन कवियों में से एक है और मेरे सबसे महबूब कवि हैं। उनका एक कविता पढ़ना कभी टाइम मिले तो। जीवन में अपने जीवन को सही और सुदृढ़ और शानदार तरीके से जीने के लिए कविताएं पढ़ना जरूरी है। उनका एक कविता है कृष्ण की चेतावनी। रश्मि रथी का भाग है कृष्ण की चेतावनी। रामधारी सिंह दिनकर की ये जो लाइन है, मतलब ये जो कविता है,
उन्होंने इतना शानदार शब्द का इस्तेमाल किया है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे जब कभी सुनोगे। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने कहा कि भाई आखिरी दौर चल रहा था, इधर पांडव थे, इधर कौरव थे, युद्ध की तैयारी चल रही थी। कृष्ण ने कहा कि भैया देखो, युद्ध तो कभी उचित रहा नहीं है, तो ऐसा करते हैं, एक बार उनको शांति दूत बनके मैं खुद जाता हूं और समझाता हूं कि बात टाल दो भाई, 5 भाई हैं, पूरा नहीं आधा नहीं तो 5 गांव दे दो, मामला शांत कर दो। युद्ध से किसी का लाभ नहीं हुआ है, हमेशा अनिष्ट हुआ है, विध्वंस हुआ है। इसी बात को लेके जाते हैं और इसी पे रामधारी सिंह दिनकर पूरे प्रसंग को कविता में उतार देते हैं। कहते हैं जाके वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूम धाम पानी पत्थर, सहधूम घाम घाम पानी पत्थर, सबको सह लिया उन्होंने। अब तो भाई न्याय करो, क्यों हल्ला गुल्ले पे उतरे हो? क्यों मारोगे तुम भी तो चूड़ी, मतलब वहां भी लोग बैठे नहीं है ऐसे घर में, वहां भी उतावले लोग हैं। भीम कह रहा है कि छाती का लहू पी जाऊंगा, उधर द्रौपदी है, वो कह रही है बाल खुला रहेगा जब तक उसके खून से नहाऊंगी नहीं। जंघा पे बैठने के लिए बोल दिया था। कर्ण जैसे महारथी सुने थे इस बात को, साक्षी थे, फिर भी कृष्ण कह रहे हैं युद्ध में भला नहीं है। क्या कह रहे हैं? वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न शब्द निसोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। संदेशा लेके आ रहे हैं, पांडव का संदेशा लाए। क्या लाए थे? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे, भाई पटीदार पे उंगली तक नहीं उठाएंगे। जो वही कह रहे हैं कि जो दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका। कह रहे सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, ये ग्वाला समझाने आया है मूर्ख। कह रहे हैं कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, जो था असाधने चला, जो था असाध्य साधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। ईश्वर को बांधने चलता है। तो जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। कहने की हरि ने भीषण हुंकार भरा, हरि ने भीषण हुंकार किया। बड़ी लंबी कहानी है, सुनाएंगे कभी। चलिए फिर दूसरे पार्ट दूसरा दूसरे दिन। चलिए अब हम पहला नियम करते हैं। देखिए बीच बीच में होना चाहिए कभी कभी। लिख लीजिए इसको। पहला नियम, इसी पहले नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम, या इसको बोल दीजिए गैलीलियो का नियम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्योंकि बात एक ही है। ठीक है, क्या कहता है यह नियम? कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, मोशन में है, विरामावस्था में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा जब तक, कब तक? जब तक बाहरी बल, इन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक बाहरी बल, इसको अंग्रेजी में लिख लीजिएगा एक्सटर्नल फोर्स,
ना लगे। यही है न्यूटन का पहला नियम। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, पहले भी लिखवा चुका हूं ये, लेकिन इसको समझने के लिए एक एक लाइन में पॉइंट में बना के आप लिख सकते हैं कि कोई भी वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, क्योंकि जैसे बाहरी फोर्स लगेगा वो डिस्टर्ब होगा। अब इसका उदाहरण सीखना है, कैसे, ये बात कैसे सत्य है। बस अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, थोड़ा सा 10-15 मिनट और। अभी 1:14 हुआ है, 12:20 में तो हम आए ही थे शायद 25 में। इतना जल्दी 40 मिनट का क्लास? अच्छा, बस, अच्छा ये बस था। ये तो गलत जगह लग गया भाई। चलिए, हाँ बता, हो गया, लिख लिया आप सभी ने? अच्छा, ये नहीं पूछता है, सब जानते हैं क्या पूछेगा, हा? ये नहीं पूछता है, बट कंसेप्ट इसी पे है और आधारित। जो पूछता है अब लिखिएगा, 5-7 जो पॉइंट लिखवाएंगे वो हर एक परीक्षा में पूछा गया है। जो इसका उदाहरण है ना वही पूछता है। ठीक है, तो चलें आगे। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखेंगे इसको। आप उदाहरण या ईजी या ईएक्स लिख सकते हैं और इसमें लिखेंगे चलती हुई बस जब अचानक रुकती है तो, जब अचानक रुकेगी तो क्या होगा? आगे जाएंगे कि पीछे? पीछे तो तब जाएंगे ना, खड़े हैं तब तक गाड़ी आगे बढ़ गई तो तुम तो वहीं रहोगे ना, रहना तो वहीं चाहते हो, बट गड़िया आगे चली गई तो तुम पीछे आओगे ना। अरे बाइक पे बैठे हो, कभी बाइक वाला एस्केलेटर ले लेता है अचानक तो तुम कहां जाते हो? पीछे। लेकिन चलती हुई बस, बाइक चल रही है, अचानक ब्रेक लगा लिए तो आगे झुकते हो ना। क्यों आगे होते हो? क्योंकि तुम जाना चाह रहे थे कहां। ऐसे इमेजिन करना, हम बैठे हैं बस पे, बैठ गए तो जब बस पे बैठे, बस चल रही है 10 की स्पीड में, 20 की स्पीड में, 90 की स्पीड में बस हो गई। अब ऐसे पकड़े हुए हैं, राइट? देखना कि क्या हो रहा है। ऊपर पकड़े हुए, ऊपर बस का हिस्सा है और नीचे सरफेस है, पांव सरफेस पे टिका हुआ है, मेरा हाथ ऊपर बस के जो रॉड देते हैं उस पे फंसा हुआ है और गाड़ी 90 की स्पीड में है। अचानक ब्रेक दाबना पड़ गया तो हुआ क्या देखना, गाड़ी 90 की स्पीड में, सरफेस 90 की स्पीड में, तो तुम्हारा पांव भी कितने की स्पीड में? ऊपर वाला बस भी कितने के स्पीड में? ये वाला 90। तो तुम्हारा पूरी बॉडी कितने के स्पीड में? 90। और अचानक बस रोक दिया, स्लो कर दिया बहुत ज्यादा, तो सरफेस रुका तो तुम्हारा पांव रुकेगा? रुकेगा, क्योंकि सरफेस पे टिका हुआ है। यहां वाला पार्ट नहीं टिका हुआ है, ये वाला पार्ट रुक जाएगा क्योंकि ये भी पकड़ा हुआ है। भैया ये वाला बीच वाला भाग किसके स्पीड से भागेगा आगे? 90 के, तो वही भागता है ऐसे, देखे हो। और इसी के वजह से तुम भी गिरते हो। आगे मैडम हो तो वो फिर बताती है कि नालायक देख के नहीं चलता, वो ड्राइवर साहब की गलती होती है दरअसल। समझ में आ रही है बात? सब कुछ इस पे काम करता है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी रखिए। चलती हुई बस जब अचानक रुकती है तो व्यक्ति का आगे की ओर गिरना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा ठीक वैसे ही लिख लीजिएगा, चलती हुई बस अचानक रुकती है, रुकी हुई बस अचानक चलती है
तो व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना। समझ में आया? ये भी आम हो गया, पहले पूछता था, ये भी नहीं पूछता अब, पर पूछने की संभावना है। यही लिखेगा, बोलेगा कि किस न्यूटन के किस नियम से है। तो जड़त्व, अगर जड़त्व दे और न्यूटन का पहला नियम दे तो दोनों सही है। जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, कभी पेड़ पे चढ़े हो? बहुत बार चढ़े हैं जामुन खाने के लिए। अच्छा, जामुन को जब सुनो 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 सुनो, ठीक बोला ना, जामुन के पेड़ पे चढ़ना, बहुत नाजुक पेड़ होता है, आराम से, तो जामुन के पेड़ पे चढ़ना और ऐसे हिलाना किस नियम के तहत है? पहला कि तीसरा? अभी पहला बोल रहे हो ना, क्योंकि पहला चल रहा है। परीक्षा में पूछेगा तो वैसे ही टाइ टाइ फीस हो जाता है। हुआ क्या? सुनो 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 सुनो, जब भी तुम पेड़ पे चढ़ रहे हो, हिला रहे हो, तो जब हिलाओगे अचानक ना, तो वो जहां रहेगा वहां से क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब हो गया तो झोंका मारेगा, टूट जाता है। तो एक परीक्षा में पूछा गया था, फूल, पत्ती, फल पेड़ के डाल को झकझोरने से गिर जाता है, न्यूटन के किस नियम के तहत? पहला। क्यों? वो पहले स्थिर था, तुम गए और हिलाए, तो हिलाए तो जैसे जब वो तुम आगे डालोगे तो वो पीछे जाएगा, और जब ऊपर आओगे तो वो उधर जाएगा, तो इसी में हिल के क्या होता है? टूट जाता है। तो समझ में आई बात? ये परीक्षा में पूछा, तो इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेंगे, तो फिर लिख लेना। लिख लोगे या लिखवाऊं मैं? पेड़ के डाली पर फूल, पत्ती या फल का गिरना, डाल को खींचने में, मैं लिख ही देता हूं, पेड़ के डाली डाल को झकझोरना, हिलाने पर फल, फूल, पत्ती का गिरना, यह किस नियम के तहत आता है? समझ में आया? नहीं समझ में? आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप लोग? पेड़ के डाल को हिलाने पर फूल, पत्ती, फल का गिरना, ठीक है, आप समझ गए किस नियम के तहत गिर रहा है? अच्छा, दूसरा पॉइंट, मतलब दूसरा नहीं, चौथा पॉइंट। अच्छा, कभी भींगे हुए कपड़े को झटकना है आपने? अच्छा, झटकते क्यों है? पानी गिरे, और वो पानी गिरता कैसे है? वो स्थिर में है, और आपने क्या किया? झाड़ा। तो जैसे ऐसे करोगे ना, तो वो गति में है, बट पानी स्थिर था उसमें, तुमने हिला दिया उसको, तो पानी नहीं, पानी अपने जगह पे है, बस तुमने क्या किया? चादरें खींच लिया है, वो पानिया तो गिर जाएगा। छड़ी से दरी को पीटते हो तो धूल बाहर निकलता है, धूल बाहर निकलता है, या किसी चीज को झाड़ते हो तो धूल निकलता है। दरअसल धूल अपने जगह पे है, ऐसे ऐसे पर्दा है, तुमने डंडा पीटा इस पे, तो ये पीछे जाएगा और धूलवा जहां था वहीं रह जाएगा। तो तुमको लगता है धूल इसमें से गिरा, नहीं, धूलवा अपने जगह पे है, चदरवा पीछे गया है। न्यूटन का लगातार पूछा गया प्रश्न क्या था? छड़ी से दरी को पीटने से। मैं वही कह रहा हूं, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं यही बात। हाँ, छड़ी से दरी को पीटना, या कपड़े सुखाने के लिए कपड़े को झटकना, उसमें से पानी का गिरना, ये सब क्या है? फर्स्ट नियम। तो इसे लिख लीजिए, छड़ी से दरी को पीटने पर धूल का निकलना। अब जैसे पीटना घर में ना, बोलता है कि बच्चे को धमकाना, मार कर धूल झाड़ देंगे, तो बोला कि न्यूटन का पहला नियम अप्लाई करेंगे, तुमको समझ लेना। तो
इसे थोड़ा सा देखना है, यही चीज पूछता है परीक्षा में, समझ में नहीं आता तो हमारा काम है आपको चीजें समझा देना, ताकि प्रश्न पूछा जाए तो पकड़ में आ जाए मामला। याद नहीं करवा रहे हैं हम आपको, ये नहीं भी लिखेंगे तो अब आप समझ जाएंगे मामला अब, ठीक है। अच्छा, ये कोई याद करने वाली चीज, मैंने जो भी लिखवाए हैं मैटर वही होगा, लैंग्वेज अपना है ये। मैं जब जब पढ़ाऊंगा सब तब लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, इसलिए चीजें समझ के आप लिखोगे ना तो लैंग्वेज फर्क नहीं करता है, समझ मायने रखता है। समझ में आई बात? ठीक है। एक और है जो 7वीं के एनसीईआरटी में दिया है, कह रहे हैं एक ग्लास लीजिए और उस पर एक पेपर रख दीजिए और पेपर के ऊपर सिक्का रख दीजिए। जैसे मैं चेंज करूं, कह रहा है कि ये ग्लास लो और ये पानी ले लो और इस पर एक कुछ रख दीजिए और इस पे एक सिक्का रख दीजिए और इस पेपर को अचानक खींच दीजिए। तो जब अचानक खींचिएगा तो ये सिक्का वहीं रहेगा और पानी में टप से गिर जाएगा। एग्जाम्पल की तरह एक दिखाते, कॉपी दीजिए, दो कोई हाँ आप ही दीजिए, नहीं आपका कॉपी है, तुम्हारा तो जाली वो है। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं, इस पे रख दिया। ये पेन स्थिर है, दिख रहा है सबको। मैंने कुछ नहीं करना, इसको जल्दी से खींचना है, इधर खींच लिया, लेकिन ये क्या था, स्थिर था, स्थिर ही है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? प्रथम नियम। बात समझ में आई? ऐसा ही होता है, कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो किस में रहना चाहेगा? ये न्यूटन का पहला नियम। समझ में आया? धन्यवाद। तो लिख लो इस बात को, ग्लास के ऊपर, पानी से भरे ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रख के उसके ऊपर सिक्का रखने से और फिर उस कार्ड को अचानक खींच लेने से सिक्के का ग्लास में गिर जाना न्यूटन के पहले नियम के तहत होता है। लिखवाऊं इसको भाषा में, लिख लीजिएगा आप। कुछ नहीं करना है, एक ग्लास के ऊपर कागज रखना है और कागज को अचानक खींच देना है, तो जब खींचिएगा तो वो क्या होगा? गिर जाएगा अपने आप। मैं बहुत बुरा दिखता हूं यार। चलिए, अब ईश्वर ने ऐसा ही बना दिया है, क्या करें। ये बात समझ में आई? मतलब आईना झूठ नहीं बोलता। कृष्ण बिहारी नूर एक कवि हैं, उनका एक शेर है, वो कहते हैं कि मौत से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, मौत क्या है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, मौत क्या है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, ताली बजना चाहिए था वैसे इस पे, रुको। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं। झूठ, अब ध्यान से सुनना इस लाइन को, सच घटे कि बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और सुन लो, जिस बात पे मैंने कहा था ये शेर, उसको सुनो। चाहे सोने के फ्रेम में जर दो, चाहे सोने के फ्रेम में जर दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो ऐसे होना चाहिए, मतलब सब। अच्छा, गहरी बात बोल रहा हूं मैं, फिलोसफिकल आपको समझना चाहिए। शीशा कितना भी महंगा जोड़ दोगे वो चेहरा ही दिखाएगा आपका, वो भी जो है वो है। अब जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वो बेहद जरूरी है। परीक्षा में पूछा गया और परीक्षा में पूछा जाने वाला लगातार न्यूटन के पहले नियम से पूछता क्या है कि न्यूटन के पहले नियम से क्या प्राप्त होता है? बल की परिभाषा। न्यूटन के पहले नियम से बल की
परिभाषा मिलती है। तो बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन की। कैसे कैसे इसको समझ लीजिए। बल की परिभाषा आपको पूछ दे कि किस नियम से, देखना कहां लोग फंसते हैं इसमें, पता है? जब ये प्रश्न पूछता है तो दो ऑप्शन देता है, और ये जो मैं दो ऑप्शन बता रहा हूं वो पूरा विश्लेषण के साथ बता रहा हूं। दो ऑप्शन, एक पहला दे देगा न्यूटन का पहला नियम, और दूसरे में मिलेगा तुम्हें दूसरा नियम। बस यहीं घुमाएगा तुम्हें, क्योंकि दोनों ऐसा जुड़ा हुआ है बल से कि दोनों में कंफ्यूजन। तो अभी कंफ्यूजन नहीं करना, बल मिलेगा पहले तभी बाकी कुछ काम होगा, ऐसे याद रखना। तो न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा, और बल की परिभाषा क्या है? किसी चीज को खींचना या किसी चीज को ढकेलना। यही तो सीख रहे हैं तब से, पुल और पुश, यही ना सीखे हैं। अरे कोई व्यक्ति किसी चीज को गति दे दो या किसी चीज को गति से रोक दो, यही तो है जड़त्व में कि बाहरी बल लगना चाहिए। तो बाहरी बल क्या है? किसी चीज को धक्का देना, अगर रुका हुआ है या गति में है तो उसे रोकना, या किसी को खींचना या किसी को ढकेलना, यही क्या है? बल है। समझ में आई बात? तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो किसी चीज को खींचना या किसी को ढकेलना, किसी वस्तु को खींचना, किसी वस्तु को ढकेलना बल कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, उसमें विस्थापन होना चाहिए। अभी मैं इस दीवार को दम लगा के ढकेलूंगा और बोलूंगा मैंने दिन भर मेहनत किया है, साइंस बोलेगा नहीं दिख रहा। तुम दम लगा, जैसे ऐसे मैं करूं, चेहरा बनाऊं, दम लगा ही नहीं रहा, चेहरा बना रहा हूं खाली। अक्सर लड़कियां करती हैं ऐसे, मतलब जैसे उनको दर्द कम होता है ज्यादा चिल्लाती हैं। देखना लड़कियां कभी ज्यादा चिल्लाएंगी, थोड़ा सा मतलब एक ऐसे ही कहीं किसी वीडियो में मैंने देखा था कि एक आयरन है, वो ठंडा है, लगा नहीं है प्लग में, बट वो आदमी क्या कर रहा है, झूठ मूठ से 2-3 बार चला दिया, उसका भाई था, और उसको ऐसे चिपका दिया। वो इतना जोर से चिल्लाई और आयरन लगा ही नहीं है, लगा ही नहीं था। अब वो चिल्ला रही है खूब जोर से, बाद में दिखा रहा है प्लग देख, नहीं यार लड़का दे रहा है दे रहा ना, कितना जोर से चिल्लाती है। ऐसा होता है, मतलब होता है नहीं। देखिए अब वो एक ही रास्ते पे जाना है, बट रुक के बात करेंगी। पुरुषों में ऐसा नहीं होता है, एक ही रास्ते में महिलाओं को जाना है, महिला रुक जाएंगी और लगेंगी बात करने। होता है मेरे घर पे आंटी जो लोग हैं उन मतलब आ जाएंगी, मतलब कि आई आंटी बैठ जाए, अरे नहीं नहीं बेटा मुझे जल्दी निकलना है, 2 घंटे बाद घर से बाहर निकल के देखा वहीं बात कर रही। अभी उनको जाना नहीं था, तब बोल अरे नहीं नहीं मुझे तो बहुत जल्दी है, जाना है, और 2 घंटे तक बात कर रही है, बताइए। तो ऐसा होता है, ये सामान्य समाज का उत्पाद है, क्या कर सकते हैं। फर्स्ट नियम से क्या है? बल की परिभाषा। अब आज यहां तक स्टॉप करते हैं और बल की परिभाषा से कल शुरू करेंगे। इतनी बात समझ में आई? कल कोशिश करेंगे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को खत्म करेंगे और अगला चैप्टर फ्रिक्शन शुरू करेंगे, राइट हैं? जब फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तो एक साथ प्रश्न ले आएंगे, फ्रिक्शन ले आएंगे तब साथ में प्रश्न ले आएंगे। कोई दिक्कत आपको यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, जाइए खूब मस्त रहिए, पढ़िए और खुश रहिए।